हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं पैडागोजी के वैसे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो चलते हैं हम। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पैडागोजी के, देखते हैं। ठीक है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। यानी सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो देखा कि यह जो है सीखने की पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करती है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? स्किनर, हालिंगवर्थ या गेट्स गेट्स व अन्य, या रॉस? तो ये कथन किसका है? तो रॉस भाई साहब का है। किसका है? तो रॉस भाई साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, देखा। कलर चेंज कर देते हैं जरा सा। कलर ये कौन सा कर दूं? ये वाला कर देते हैं। ठीक है, देखा। स्मृति एवं बोध, 2 नंबर क्वेश्चन। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है? यानी स्मृति एवं बोध स्तर, ठीक है, स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है? योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण? तो देखिए, स्मृति हमको बोल क्या रहा है कि स्मृति यानी सोचना, एक स्मृति टाइप में, ठीक है। और बोध स्तर, तो बोध स्तर, ठीक है, बोध स्तर। तो शिक्षा कौन सा विन्यास महत्वपूर्ण है? तो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना, कोई भी चीज को प्रस्तुत करेगा तो नहीं होता है कि माइंड में जरा सोच के कोई चीज को प्रस्तुत करना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, देखा कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षण सूत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? शिक्षण सूत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं, हमसे क्या बोल रहा है कि शिक्षण सूत्र, शिक्षण मतलब नहीं होता है सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, तो शिक्षण सूत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को पढ़ाना, ये किया जा सकता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बच्चों को पढ़ाना, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य से विशेष की ओर बच्चों को पढ़ाना, सामान्य से विशेष की ओर बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को छोटा छोटा बच्चा को सामान्य से विशेष की ओर बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है? सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं। यानी देखा कि सृजनात्मक समस्या समाधान यानी सोचने वाली समस्या समाधान जो है, ठीक है, वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर, जिसमें व्यक्ति जो है असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं प्रबोधन, उद्भवन, उद्भवन, आयोजन, अनुवाद। तो उसको क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। ठीक है, कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग बच्चों के रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? यानी कि जो कौन सा विधि है बच्चों के लिए, ठीक है, कि रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कौन सा विधि है जो उपयोग जो बच्चों का रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखा संवर्धन दृष्टिकोण, त्वरण दृष्टिकोण या मस्तिष्क उद्दीलन प्रक्रिया या विशेष शिक्षा दृष्टिकोण। तो देखा कि मस्तिष्क उद्दीलन प्रक्रिया जो है, ठीक है, ये क्या करेगा? बच्चों के रचनात्मक को बढ़ावा देगा। बच्चों के रचनात्मक यानी कोई चीज का रचनात्मक बढ़ावा जो देगा कौन? तो मस्तिष्क ना देगा, मस्तिष्क उद्दीलन प्रक्रिया, तो यही देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? देखा कि हमको बोल क्या रहा है कि प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, प्रश्न कौन सा कथन, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो देखा
प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो कोई भी बच्चा अगर पूछेगा तो प्रश्न का प्रोत्साहन देंगे या नहीं देंगे, ये देंगे। प्रश्न पूछने के उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, उत्साहवर्धन, हाँ ठीक तुम प्रश्न पूछे हो, ठीक है तुमको बताया जाएगा और बता भी देना, तो ये तो उत्साह, ये तो होगा। हमसे बोल रहे सही नहीं है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, बच्चों को अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा के सुनेगा तो संवेदनशील विकसित करेगा, ठीक है, तो ये भी तो हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समावेश की सबसे बड़ी बाधा क्या है, ठीक है सर, जरा सा ऊपर कर देते हैं, चारों ऑप्शन आ जाएगा। समावेश में सबसे बड़ी बाधा क्या है? समावेश, कोई भी चीज में अगर समावेश हो गए, ठीक है, समावेश, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? सामाजिक बाधाएं, संचार की समय बर्बादी, मिथ्याबोध, वास्तविक बाधाएं। तो सामाजिक बाधाएं जो है, समावेश में सबसे बड़ी बाधा कौन करता है? तो सामाजिक बाधाएं, ठीक है, कि हमको समाज कभी ये चीज को सिखा दिया। समावेश क्या होता है कि हमको समाज ने ये चीज सिखा दिया, मान के चले कोई घरेलू भाषा में कोई चीज का, ठीक है, अब देखेंगे कि ये मान के चलिए ये क्या करता है कि गोबर लेकर दीवार में ठोक दिया, ठीक है, अब इसको क्या बोलता है भाई? तो गांव घर में इसको गोईठा बोल रहा है, ठीक है, और जैसे कि मार्केट में इसको उपला। अब जब ये बच्चा है इसको जान रहा था गोईठा, ठीक है, जब ये यहाँ पे इसको जानेगा मार्केट में, तब वो जान रहा है कि अरे इसको तो उपला कह रहे हैं, तो इसमें समावेश, ये कोई भी चीज को समावेश किया, तो कौन बाधाएं हैं? सामाजिक बाधाएं ने डाला, पहले ये फिर बाद में ये, ठीक है, इस ढंग से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी बाधा क्या है? सामाजिक बाधाएं। अब जो भी है उपला कहता है या जो कहता है, हम तो कंफर्म नहीं है, अब हम हल्का फुल्का जान रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है? चौमस्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने का एक सहज क्षमता, यानी चौमस्की के अनुसार, ठीक है, भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, यानी हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? चौमस्की के अनुसार, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि भाषा प्राप्त, कोई भी चीज भाषा जो है प्राप्त करने का एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, कि हम विरासत से उसको पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? भाषा अनुकूलन डिग्री, भाषा अधिग्रहण डिवाइस, तो उसको क्या कहेंगे? भाषा अधिग्रहण डिवाइस, ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहेंगे, कि भाषा का जैविक विरासत का परिणाम है, मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसको क्या कहेंगे? भाषा अधिग्रहण डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर देखें क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोल रहा है कि आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य क्या है? आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य क्या है, ठीक है, तो देखा वंशानुगत कारणों के, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पर्यावरणीय कारणों के नहीं, बौद्धिक नहीं, सामाजिक नहीं, तो वंशानुक्रम आर.बी. कैटल के द्वारा, आर.बी. कैटल के तरल बुद्धि तुल्य क्या है? तो वंशानुगत कारकों के, ठीक है, वंशानुगत कारकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सूक्ष्म, चलो इसको जरा ऊपर कर देते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का मानव समय अवधि क्या है? यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का मानव समय अवधि क्या है? तो देखा शिक्षण का जो होता है, ठीक है, शिक्षण का मानव मतलब अवधि कितना होता है? तो 6 मिनट होता है। फिर प्रतिपुष्टि का अवधि जो होता है ये भी कितना होता है? तो 6 मिनट होता है। उसके बाद होता है पुनः पाठ योजना, ठीक है, इसकी अवधि कितना होता है? तो 12 मिनट होता है। उसके बाद पुनः शिक्षण, ठीक है, इसकी अवधि कितना होता है? तो 6 मिनट होता है, ठीक है, पुनः शिक्षण। अब फिर हो जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि, इसका कितना हो जाएगा? तो ये 6 मिनट में हो जाएगा। अब हमको क्या बोला? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का मानव समय अवधि कितना होता है? 6, 12, 12, 24, 6, 12, 24, 12, 36, तो कितना हो जाएगा? ये इतना कुल कितना हो गया? तो 36 मिनट, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का मानव समय अवधि कितना होगा? 36 मिनट होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। शिक्षण का 6, प्रतिपुष्टि का 6, पुनः पाठ योजना का 12, पुनः शिक्षण का 6, पुनः प्रतिपुष्टि का 6, तो ये सारे को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 36 मिनट। तो पुनः शिक्षण चक्र मानव समय अवधि 36 मिनट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, तो देखा कि कौन सी निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां निर्धारण, मापनीय, अवलोकन, साक्षात्कार या प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण। तो क्या हो जाएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों का निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। यानी देखिए ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम भाई साहब, ब्लूम में जो है ब्लूम नहीं होता, मनोवैज्ञानिक है ये, तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों का निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है, कौन सा विकल्प असंगत है। तो देखा विश्लेषण ये है संगत, मूल्यांकन ये है, आत्मानुभूति ये ऑप्शन हो जाएगा, अनुप्रयोग ये भी है। तो असंगत है, ये संगत, विश्लेषण करेगा, मूल्यांकन करेगा, अनुप्रयोग करेगा, आत्मानुभूति ये नहीं करेगा, तो ये असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, 13 नंबर देखा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है। समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है, आंकड़ों का संचय ये है। ठीक है, समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं हमसे पूछ रहा है, तो ये तो आंकड़ों का संचय, ये तो समस्या समाधान में सम्मिलित है कि हम उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का संचय हो गया। परिकल्पना का निर्माण, तो ये भी तो हो जाएगा। सत्यापन और सामान्यीकरण करना ये भी होगा। उद्दीपन की प्रतिक्रिया ये नहीं होगा, समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं होगा उद्दीपन की प्रक्रिया। बाकी ये समस्या समाधान में सम्मिलित है। समस्या कोई भी आंकड़ों का संचय, जैसे नहीं होता है गिनती दे दिया, आंकड़ा दे दिया कोई कि यहाँ 2 यहाँ 4 6 भाई इस जगह क्या होगा, तो आंकड़ों का संचय, तो 2 4 6 यहाँ पे अच्छा समस्या समाधान ढूंढ लिए, यहाँ 8 होगा, तो ऐसे। ठीक है, परिकल्पना का निरूपण, कोई परिकल्पना, सत्यापन, सामान्यीकरण करना, तो ये सारा तो है। ठीक है, तो ये उद्दीपन पर प्रतिक्रिया ये नहीं है। ठीक है, हमसे नहीं वाला पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा, देखा 14 नंबर बोल रहा है कि टोली अवस्था डैश के आयु वर्ग से संबंधित है और विलंबित विकास डैश से संबंधित है। पहले तो बात है टोली की अवस्था कब से कब होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखा कि टोली की अवस्था कब से कब होता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो जैसे टोली की अवस्था हम बता देते हैं, शैशव काल जो होता है, शैशव, ठीक है, शैशव जो होता है कब, तो जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर पूर्व काल जो होता है, पूर्व बाल्यावस्था मतलब पूर्व स्कूल जो होगा वो कब, 2 से 6 वर्ष। ठीक है, फिर मध्य बचपन जो होगा वो कब होगा, तो लगभग 6 से 8 वर्ष। ठीक है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था कब होता है, तो लगभग 8 से 10 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। और फिर किशोरावस्था कब होता है, तो ये हो जाता है 11 से वयस्कता तक। ठीक है, अब देखें कि आपको ये ध्यान में रखना है कि टोली नहीं होता है, बच्चा मतलब टोली बनाना, 10 टो 8 टो 15 टो 20 टो बच्चा करना, तो देखा कि कब होगा, तो 3 से 6 होगा क्या, नहीं 8 से 10, इसी में ना सब बच्चा मतलब टोली बना के घूमता है। 8 साल से 10 साल का बच्चा सब एक जगह जमा होगा, गाँव घर में देखे होगे एक जगह जमा होगा, अब बस अपना टोली बना के चलेगा। तो 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण विकास से संबंधित है, विलंबित विकास से संबंधित है और सामाजिकरण से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एक ऑप्शन नीचे भी 16 से 19 वर्ष, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर देखा कि प्रक्षेणात्मक अधिगम के माध्यम से व्यक्ति किसी व्यवहार को करना सीखता है। यानी प्रक्षेणात्मक अधिगम के माध्यम से व्यक्ति जो है, कोई आदमी जो है किसी व्यवहार को करना सीखता है। यह भी सीखता है कि यदि कोई व्यवहार करता है तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा, और यह भी सीख लेता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करेगा तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया, यानी अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। परिक्षणात्मक अधिगम के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है, तो कौन से 4 तत्व का आवश्यक है। तो कोई आदमी सबसे पहले क्या करता है कि जैसे नहीं होता है कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ध्यान, फिर अवधारणा,
फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर से उसका आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, और अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का ए। ठीक है, ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोल रहा है, प्याजे की शैशवावस्था की अवस्था है, यानी प्याजे की शैशवावस्था की अवस्था है क्या औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक विचार या संवेदी प्रेरक विचार। तो प्याजे का संवेदी, ठीक है, प्याजे का संवेदी प्रेरक विचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने डैश पर प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, पावलोव, तो इसको पाव रोटी, पावलोव नहीं, पाव रोटी समझो। अब पाव रोटी कौन खाएगा सबसे पहले भाई, तो यहाँ ऑप्शन में बिल्ली, कुत्ता, बंदर, चूहा। तो कौन पाव रोटी किसको बिस्कुट सब खिलाता है, पाव रोटी तो कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता को। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने डैश पर प्रयोग किया, किस पे, तो कुत्ता पर प्रयोग किया। याद रहेगा, पाव रोटी, पावलोव पाव रोटी, ध्यान में रखना, पावलोव पाव रोटी। अब पाव रोटी कौन खाएगा, तो कुत्ता खाएगा। ठीक है, ठीक है। बिल्ली पे जो किया है, बिल्ली पे किन्होंने किया है, तो थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बिल्ली पे। उसके बाद बंदर पे किसने किया है, तो कोहलर ने, बंदर पे कोहलर ने। और उसके बाद चूहा पे किसने किया है, तो स्किनर ने। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये पावलोव एकदम याद रखेगा, पाव रोटी से कुत्ता। ठीक है, पावलोव ने को पाव रोटी, पावलोव पाव रोटी, लोग काटा और रोटी लगाओ, रोटी पाव रोटी कौन खाएगा, तो कुत्ता खाता है। बिल्ली तो खाता नहीं है, दूध पीता है। बंदर तो खाएगा नहीं, बंदर तो केला वेला खाएगा। चूहा तो भाई नहीं होता है, बिल करेगा, बिल से काट काट के छोटा छोटा खाएगा। ठीक है, लेकिन कुत्ता को पाव रोटी फेंक के दे देता है, घर के में दे देता है। तो ये ध्यान में याद रखने के लिए ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखा 18 नंबर, पाठ योजना में पहली चीज जिस पर विचार किया जाता है वह डैश है। यानी कि पाठ योजना में जो है सबसे पहली चीज वह है जिस पर विचार किया जाता है, वह डैश चीज है, क्या है, तो उद्देश्य, प्रतिरूप, पाठ्यक्रम, गृह कार्य। तो उद्देश्य जो है सबसे पहले क्या उद्देश्य है, कोई भी चीज पे विचार करेंगे तो उसका सबसे पहले उद्देश्य। ठीक है, कि ये उद्देश्य से हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोल रहा है, 19 नंबर, प्रकृति के लिए विज्ञान के मूल्य डैश है। यानी प्रकृति के लिए विज्ञान के मूल्य क्या है, संभाव्य, वास्तविक, आंतरिक या अनिश्चित। तो क्या हो जाएगा कि प्रकृति के लिए विज्ञान के मूल्य वास्तविक है। क्या है, तो वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच मेथड इज नॉन एज नेचुरल मेथड। यानी क्या कि आपका कौन सा नेचुरल मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ब्यूनगल मेथड। तो क्या होता है कि नेचुरल जो है कि नॉन, जानते हो नेचुरल मेथड क्या, डायरेक्ट मेथड से नेचुरल को जान रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शैशवावस्था के लिए एक अच्छी शिक्षक पद्धति है। यानी शैशवावस्था के लिए जो बच्चा होता है शैशवावस्था, ठीक है, तो एक अच्छी शिक्षक पद्धति कौन है, मोंटेसरी विधि, खेल क्रीड़ा विधि, बालवाड़ी विधि या उपयुक्त सभी। तो क्या मारना है, उपयुक्त सभी। जब भी ऑप्शन मिले अगर जान रहे हैं तो ठीक है, ये तो होगा कि शैशवावस्था के लिए एक अच्छी शिक्षण पद्धति कौन होगा, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, बालवाड़ी विधि। कौन सा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो बस उपयुक्त सभी लगा देना है, ऐसे अभी तो उपयुक्त सभी होगा। 22 नंबर चलते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जनरल एम इज पर्पज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। यानी क्या, जनरल एम जो पर्पज टीचिंग करेगा, ठीक है, हेल्प मिलेगा कहाँ से, स्टूडेंट को डेवलप कहाँ से, इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इंटरेस्ट, कोई चीज़ इंटरेस्ट से पढ़ना, क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग से सोचना, कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों का क्या है, ऑल ऑफ दीज दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं, एक अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए किसी को निम्नलिखित में से किस में सक्षम होना चाहिए। यानी एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए किस में सबसे अच्छा सक्षम होना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने के तकनीक में महारत हासिल करना चाहिए, ऐसा नहीं,
अधिकतम सूत्र याद करना चाहिए। अब भाई सूत्र याद करने का क्या आप एक अच्छे गणितज्ञ बन गए? कुछ ही समय में समस्या का समाधान, अगर कोई बच्चा पूछे तुरंत बता दिए, ये भी नहीं। सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनके बीच संबंध बनाने में, ठीक है, तब एक अच्छा गणितज्ञ है कि सभी का अवधारणा को समझना, लागू करना और उनके बीच संबंध स्थापित करना, संबंध बनाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? जब शब्द समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो राजन आमतौर पर पूछते हैं मुझे क्या जोड़ना चाहिए। यानी क्या कोई शब्द समस्या का सामना कर रहा है तो राजन क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि मुझे क्या जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, मुझे गुना करनी चाहिए या विभाजित करना चाहिए, यानी गुना कर रहा है कि भाग कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न से पता चलता है, क्या पता चलता है, जो राजन ऐसा किया तो राजन से क्या पता चलता है? राजन जोड़ या गुना नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। राजन कक्षा में परेशान करने का अवसर तलाशता है, ये भी बात गलत है। राजन को भाषा समझने में समस्या और नहीं, राजन में संख्या संचालन की समझ का अभाव है, ये हो जाएगा। संख्या संचालन का उसको अभाव है, इसलिए कि वो पूछ रहा है कि हमको क्या करेंगे, जो गुना कराएं कि जोड़ कराएं कि घटाव कराएं कि भाग कराएं, ऐसा वो इसलिए कि पूछ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि संख्या संचालन की समझ का अभाव है उसको, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है? मूल प्रवृत्ति की एक मुख्य प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, क्या पाई जाती है? केवल मनुष्यों में, केवल जैसे डाला ये नहीं होगा, केवल बिल्लियों में ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां भी देखा केवल कलाकार, केवल जैसे दे दिया ये नहीं होगा, ठीक है। केवल जैसे देखो आंसर काटो। सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, यानी सभी प्राणी में तथा जन्मजात व प्रकृति होती है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता पाया जाता है सभी प्राणी में ये तथा यह जन्मजात की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम आपके पास 25 क्या किए थे प्रश्न लेकर आए थे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मत करा, और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करा। नेक्स्ट वीडियो दूसरे सब्जेक्ट के लेकर आएंगे नेक्स्ट डे।